नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं मध्यकाल से आधुनिकता की ओर। मध्यकालीन भारत से हम किस प्रकार आधुनिक हुए, इस सब का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति की हमारे समाज में उस समय संगीत, चित्र और साहित्य की स्थिति क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिकता की ओर किस प्रकार बढ़े। मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर। यद्यपि यद्यपि अंग्रेजों ने इस देश में नई अर्थव्यवस्था नई अर्थव्यवस्था लागू कर दी। किसने? अंग्रेजों ने। औद्योगिकता यानी यहाँ पे रोजगार दिए गए, औद्योगिक क्रांति हुई। धीरे धीरे समाज में नई औद्योगिक मशीनों का संचार हुआ, उद्योग बढ़े, है ना। संचार सुविधा हुई, प्रेस यानी कम्युनिकेशन के साधन हुए, प्रेस आदि, छापे खाने खोले गए आदि को अपने निजी स्वार्थों के लिए स्थापित किया। यानी इन्होंने ये सारी सुविधाएं सिर्फ अपने लिए ही की थी। फिर भी इससे देश का हित हुआ, फिर भी इससे हमारे देश का बहुत अच्छा हुआ। एक स्थिर व्यवस्था को से छूटकर देश को नूतन गत्यात्मकता का अनुभव हुआ। परंपराएं टूटने लगी, यानी जो पुरानी विचारधाराएं थी, लोग उनसे आगे बढ़ने लगे, उन चीज़ों को छोड़ने लगे। नए परिवेश में ऐतिहासिक मांग के फलस्वरूप लोग अपने को नए ढंग में से ढालने लगे। आधुनिक काल में जिस पुनर्जागरण का उल्लेख किया जाता है, उसके मूल में भी ये बदली हुई परिस्थितियां ही हैं, यानी परिस्थितियां धीरे धीरे बदल गईं। इसके पूर्व धर्म मुख्यतः पारलौकिक आकांक्षाओं से संबंधित था, किंतु आधुनिक काल में वह इहलौकिक आकांक्षाओं का भी वाहक बन गया। यानी कहा जाता था कि धर्म में जैसा ईश्वर ने बनाया है, व्यक्ति उसी प्रकार कार्य करेगा। यानी परलोक परमात्मा की ही मतलब जो वर्ण है वो ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है। इस लोक में मतलब फिर वो धीरे धीरे उन्हें ज्ञान हुआ कि ये सब सारी व्यवस्थाएं मनुष्य के द्वारा ही बनाई गई हैं, मनुष्य ही इनका निर्माता है, अपने अच्छे बुरे का निर्माता मनुष्य स्वयं है। तो इस चीज का उन्हें बहुत अच्छे से ज्ञान हो गया। पूंजीवादी समाज की भौतिकता के फलस्वरूप धर्म धर्म समाज में, यानी आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन धर्मों की जो स्थापना हुई उसकी, तो इस तरह का इन समाज धर्म सुधारकों को इस तरह का बाना धारण करना पड़ा था। क्या ये कहिए कि इसके लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। भारतीय धर्म और संस्कृति के संबंध में अंग्रेज प्रशासकों को ईसाई मिशनरियों के आक्रामक रुख के कारण धर्म सुधारकों को धारदार मार्ग से गुजरना आवश्यक हो गया। यानी वो धर्म सुधार की बात भी कर रहे हैं, उन्होंने धर्म के लिए अच्छाई करी, पर फिर भी उनके लिए क्या हो गया कि जो व्यक्ति, हमेशा हमारे समाज में यह रहा है कि जो व्यक्ति कोई भी अच्छा कार्य करता है या कुछ भी अच्छा करता है, तो लोगों की उसे ताने सुनने पड़ते हैं, या सभी अपने अपने व्यूज देते हैं उस पर, क्या तुमने अच्छा किया, ये नहीं किया, पर उसके रिजल्ट तुरंत ही नहीं आते, परिणाम कुछ समय पश्चात आते हैं। तो इस प्रकार उनको बहुत सारे लोगों की कटु वाणियां सुननी पड़ी, है ना। तो एक और उन्हें विदेशियों के समक्ष अपनी धर्म संस्कृति की वकालत करनी पड़ी, और दूसरी ओर देशवासियों के सामने धर्म का नया अर्थापन करना पड़ा। यानी देशवासियों, एक तरफ उन्हें क्या करनी पड़ी, धर्म संस्कृति की वकालत, यानी धर्म के बारे में बताना पड़ा, अरे ये सही है, ये गलत है। दूसरी ओर उन्हें देशवासियों के सामने धर्म का नया अर्थापन, यानी धर्म से किस प्रकार आप जुड़ सकते हो, धर्म से अर्थ किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, यानी उसका उदाहरण सहित उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया। इस प्रकार हर बात को तर्क संगत बनाने की दिशा में जो पहल की गई वह बहुत फलदायक सिद्ध हुई। मैंने कहा ना, कभी भी कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो यह नहीं उसके परिणाम तुरंत ही आ जाए, थोड़ा समय लगता है, परिणाम अच्छे ही प्राप्त होते हैं। इस संक्रांति काल में धर्म का पल्ला पकड़ना बहुत जरूरी था, धर्म होना बहुत जरूरी था, किसी न किसी धर्म के साथ जुड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि धर्म अनिवार्यतः समाज सुधार के साथ जुड़ा हुआ था। पुराणपंथी और सुधारक दोनों अपने अपने मत के प्रचारार्थ धर्मशास्त्रों की शरण ली। इस युग में राजा राम मोहन राय अकेले व्यक्ति थे जिन्हें
बुद्धिवादी कहा जा सकता है। सती प्रथा को उन्मूलित करने के लिए उन्हें भी धर्मशास्त्रों की गवाही आवश्यकता हुई। गवाही की विद्यासागर ने सिद्ध किया कि धर्मशास्त्रों में वैधव्य का कोई विधान नहीं है। विद्यासागर ने कहा है कि धर्मशास्त्रों में वैधव्य का कोई विधान नहीं है। दयानंद सरस्वती सामाजिक सुधारों को वैधता देने के लिए वेदों की ओर उन्मुख है। दयानंद सरस्वती ने कहा है कि हमें वेदों की ओर जाना चाहिए। यदि हमारे हिंदू धर्म में इतने अच्छे वेद हैं तो हमें उन वेदों का अध्ययन करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को उन वेदों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। उन्मुख हो वेदों की ओर उन्मुख हुए और उन्होंने अपने मत के पुष्टर्थ वेदों का नया अर्थ भी किया। धीरे धीरे तर्क की संगति पर विशेष बल दिया जाने लगा। इससे रूढ़ियों को उच्छिन्न करने में सुविधा हुई। परंपरावादी यानी जो पुरानी एक ही परंपरा एक ही रूढ़ी को करते रहते और धर्म सुधारक दोनों ही अतीत के गौरव को जागृत करने में सफल हुए। इससे भारतीयों की आत्मसम्मान का बोध हुआ और बराबरी के स्तर पर पश्चिम का सामना करने तथा स्वतंत्रता की मांग करने का आत्मविश्वास भी उन्हें प्राप्त हुआ। यद्यपि वे परंपरावादी धर्म सुधार में बहुत आस्था नहीं रखते थे, फिर भी राष्ट्रीयता पर उन्हें बहुत अत्यधिक बल मिला। उनका कहना था कि राष्ट्रीयता में सभी सुधार समाविष्ट, यानी राष्ट्रीयता यानी हमें धर्मों में विभाजित नहीं होना है। व्यक्तियों को राष्ट्र में, हमें भारतवर्ष के हम व्यक्ति हैं तो हमें एक ही राष्ट्र बनाना है, हमें राष्ट्रीयता दिखानी है। यहाँ पर वस्तुतः जिन्हें परंपरावादी कहा जाता है और जिस अर्थ में कहा जाता है उस अर्थ में वे परंपरावादी नहीं है। रेडिकल भी पूरी तौर पर रेडिकल नहीं थे। परंपरा के नैतन्य को देखते हुए समस्या केवल चुनाव को लेकर खड़ी होती है। परंपरा की निरंतरता में कुछ अंश नए युग के प्रसंग में सार्थक होते हैं और कुछ अर्थहीन। परंपरा की प्रासंगिकता किस तत्व में है और किस में नहीं, इसका विवेचन और चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथा कथित परंपरावादी और रेडिकल दोनों के मूलभूत दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं था। फिर भी दोनों के अधिगम अलग अलग थे। दोनों के यानी साधन अलग थे, सीखने के तरीके अलग अलग थे। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में दोनों विश्वास व्यक्त किया और नई शिक्षाएं खोली। शिक्षा संस्थाएं तो पहले भी थीं, पर इन शिक्षा संस्थाओं का रूप एकदम बदल गया। इनका उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना था। यानी शिक्षा संस्था हमारे देश में पहले भी थी, पर क्या हुआ, उनको नवीनता प्रदान की गई। शिक्षा संस्थाएं तो पहले भी थीं, पर इन शिक्षा संस्थाओं का रूप एकदम बदल गया। इनका उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना था। यानी पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना इन शिक्षा संस्थाओं का उद्देश्य हो गया। नए अर्थतंत्र, शिक्षा प्रणाली, संचार जाल आदि के कारण पश्चिमीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई। यानी क्या हुआ कि जब अंग्रेज आए उसके बाद यहाँ पे नए शिक्षा व्यवस्था बदल गई, संचार की व्यवस्था हो गई, पत्र पत्रिकाएं निकलने लगी। हमारे देश ने बहुत तरक्की कर ली, जो पहले था उससे आगे बहुत तो बढ़ गया है ना। नए नए विद्यालय और स्कूल एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय खोले गए। बहुत से लोग इसे पश्चिमीकरण न कहकर आधुनिकीकरण कहते हैं। पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग बहुत संगत नहीं है, क्योंकि स्वयं पश्चिम को बहुत सी बातें पूर्व से मालूम हुई। जैसे मुद्रण यंत्र का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में हुआ था। पश्चिमीकरण से भ्रम होता है कि पश्चिमी रीति नीति, आचार व्यवहार, वेशभूषा आदि का अंधानुकरण। आधुनिकीकरण एक दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक विचारधारा से बनता है। आधुनिकीकरण क्या है? एक दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक विचारधारा से बनता है और वह मूलतः इस लोक से ही संबंध होगा। M.N. श्रीवास्तव ने आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक में लिखा है, भारतीयों को केवल स्याही शोक का दर्जा देना तो स्पष्ट ही वाहियात है। यह कहना ठीक नहीं कि जिस किसी के संपर्क में वे आए वह सब उन्होंने आत्मसात किया। ये भारतीयों की बात चल रही है, उसे दूसरों तक संप्रेषित कर दिया। यद्यपि कुछ एक व्यक्तियों के साथ निसंदेह ऐसा हुआ है।
वास्तव में पश्चिम से कुछ बातें ग्रहण की गई और ग्रहण की गई बातों में भी रूपांतर हुआ। यानी भारतीयों ने क्या किया, पश्चिम से कुछ बातें ग्रहण की, उन्हें एज इट इज नहीं किया, उन्होंने, है ना, ठीक नहीं कि किसी के संपर्क में आत्मसात हुए, जिसके भी वो संपर्क में आए उन्होंने उन सब बातों को आत्मसात नहीं किया। यानी जिस व्यक्ति से वो मिले, जिसमें जो अच्छाई थी उन्होंने ग्रहण की और जो बुराई थी उसको ग्रहण नहीं किया। तो ये सब भारतीयों के बारे में उन्होंने कहा है। रूपांतरण की इस प्रक्रिया में पश्चिमी विचारकों में मिल, बेंथम, काम्ते आदि से बहुत कुछ प्रेरणा ली। किसने? भारतीयों ने। किंतु इसके लिए शास्त्रों के साथ साथ मध्यकालीन संतों की वाणियों का सहारा भी लिया। मध्यकाल में जो संत थे, ज्ञान की बातें किया करते थे, तो उन्होंने उनकी भी बातों का सहारा लिया है। छुआछूत, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष के भेद आदि का विरोधी और स्वतंत्रता, समानता आदि का समर्थन इस तथ्य का सूचक है कि इस समय तक नवीन मानवतावाद का आविर्भाव हो चुका था। नई नई चीजें आ चुकी थी। संस्कृत के शास्त्रों और मध्यकालीन संतों की वाणियों में भी एक प्रकार का मानवतावाद मिलता है। वह मानवतावाद सर्वत्र ईश्वरवाद से संदर्भित है। कबीर हिंदू मुसलमान के भेद पर यह कहकर प्रहार करते हैं कि वे सभी ईश्वर की संतान हैं। कर्मकांड की निंदा वे इसलिए करते हैं कि वह ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। भक्तों में तुलसी की स्पष्टि है, नाते सबे राम के मानियत, यानी सभी हैं वो हम सब क्या हैं, भगवान के हैं। पर आधुनिक युग में मनुष्य की समता, स्वतंत्रता आदि को सामाजिक न्याय के आधार पर समर्थित किया है। है ना, मनुष्य की समता यानी मनुष्य में समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता आदि को सामाजिक न्याय के आधार पर संदर्भित किया गया है। पर इन आंदोलनों में से अधिकांश एक अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। इनके आदर्शों और व्यवहारों में सर्वत्र इन आंदोलनों में अधिकांशतः अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। इनके आदर्शों और व्यवहारों में सर्वत्र एक रूपता नहीं मिलती। टैगोर परिवार ब्राह्मण था, है ना, और ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। पर टैगोर परिवार खूब धूमधाम के साथ दुर्गोत्सव मनाता है। आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं कर्मणा मानी जाती है। यानी आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, यानी वो कर्म से मानते हैं कि जिस व्यक्ति के कर्म जैसे होंगे वही वैसा कार्य करेगा। लेकिन आर्य समाजों में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो जाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित करने में संकोच का अनुभव न करते हों। दूसरा अंतर्विरोध यह था कि राजा राम मोहन राय, रानाडे आदि बहुत से लोग अंग्रेजी राज्य को देश के लिए वरदान समझते थे, लेकिन उनके दोहन, शोषण आदि का विरोध भी वह करते थे। समाज में एक ओर संस्कृतिकरण बढ़ रहा था तो दूसरी ओर लौकिकीकरण, यानी इस अंतर्विरोध से गुजर करके आधुनिक काल का स्वरूप निखरा। यानी सब कुछ परिस्थितियां आई, लोगों में परिवर्तन हुआ धीरे धीरे, तो फिर धीरे धीरे आधुनिकता की ओर हम बढ़े। संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति। की संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति क्या थी, देखिए इस पे थोड़ा सा। नई परिस्थिति और परिवेश के कारण साहित्य, संगीत और कला को भी संकट का सामना करना पड़ा। उनको आश्रय देने वाले केंद्र तेजी से टूटने लगे। कला, संगीत तो विशेष घरानों से संबंध हुआ करता था। पहले होता था ना कि जो राजा महाराजा होते थे तो उनके यहाँ एक संगीतज्ञ रखे जाते थे, अलग से उनका वो होता था हर एक। ये घराने पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रक्षा में संलग्न रहा करते थे। इन घरानों के संरक्षण का दायित्व सामंत वर्ग पर था। मध्यकाल में भक्त कवियों के अतिरिक्त अकबर, जहांगीर, मान सिंह तोमर आदि ने संगीत को प्रश्रय दिया है, यानी संगीत को उन्होंने स्थान दिया है ना। उनके दरबारों में अनेक कलावंत रहते थे। तानसेन अकबरी दरबार का ही संगीतज्ञ था। तानसेन कौन था? अकबर के दरबार का संगीतज्ञ था। उनको राजा, पहले जमाने में टीवी वगैरह तो होते नहीं थे, मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, तो राजा महाराजा अपने मन लगाने के लिए या अपने लिए थोड़ा मनोरंजन के लिए वह एक संगीतज्ञ रखते थे, नृत्यज्ञ रखते थे, यानी जो है ना, तो वो उनका मनोरंजन किया करते थे। मान सिंह ने गुजरी, टोडी, मंगल, गुजरी, ध्रुपद आदि को
नवान्विष्कृत किया है, मतलब नवीन रूप उन्हें दिया है। मुगल सल्तनत के समाप्त होने पर संगीत की मौलिकता समाप्त हो गई। वह छोटे मोटे सामंतों के आश्रय में किसी प्रकार सांस ले रहा था। यानी मुगल साम्राज्य में बात क्या हुआ, धीरे धीरे संगीत की जो परंपरा थी वो समाप्त हो गई। फिर जो संगीत के बचे वो इधर उधर चले गए। पाश्चात्य संस्कृति की आंधी में जो कुछ शेष था वह समाप्त हो गया। यानी पुरानी जो परंपराएं थी वो टूट गई, संगीत वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। पर भारतीय पुनर्जागरण के फलस्वरूप रवि बाबू ने नए संगीत की कल्पना की और जिसमें पूर्व और पश्चिम के स्वरों का मिश्रण था। इसे राविंद्रिक संगीत की संज्ञा दी गई। सन 1919 में अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना हुई। तो ये प्रश्न बनता है कि अखिल भारतीय संगीत परिषद की स्थापना कब हुई? 1919 ईस्वी। अब भारतीय संगीत के पुनरुद्धार का कार्य आरंभ हुआ। इस कार्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग विष्णु नारायण भातखंडे का है। आधुनिक काल में बहुत कुछ दिनों तक भारतीय चित्रकला पश्चिम का अनुकरण करती रही, पर पश्चिम के ढंग से जिन तैल चित्रों का निर्माण किया वे अपनी अभिव्यक्ति में मध्यकालीन थे। त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा के चित्रों की विषय वस्तु भी पौराणिक और धार्मिक थी। उनके चित्रों की रूपरेखा सुनिर्मित, वर्ण योजना चटकपूर्ण और आकर्षक थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो पत्रिका है सरस्वती में, रवि वर्मा के अनेक चित्रों को प्रकाशित भी कराया है। 1858 में कलकत्ता आर्ट स्कूल की स्थापना के साथ ही भारतीय चित्रकला में नया मोड़ आता है। E.B. हेवेल इसके अध्यक्ष थे। आगे चलकर हेवेल, अवनींद्रनाथ ठाकुर और आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय चित्र शैली को नया रूप दिया, जो मूलतः इस देश की होती हुई भी आधुनिक जीवन दृष्टि से अनुप्राणित थी। यानी पहले ही इस देश की थी पर वो मानी नहीं गई, उसे बाद में उसे प्रमाणित किया गया। सन 1907 में गगनेंद्र ठाकुर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। इन प्रयत्नों का फल यह हुआ कि भारतीय चित्रशैली का एक स्वतंत्र रूप निर्मित हुआ। किससे हुआ? ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना से। कब हुई? 1907 में। किसने की? गगनेंद्र ठाकुर जी ने। चित्रशैली में भी बंगाल ने पहल की। इसके माध्यम से वे अपनी चित्र परंपरा को नए संदर्भों में पुनः जीवित करने का प्रयास किया। भारतीय नवजागरण की ये ही अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से हुई है। नवजागरण का सबसे अधिक प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है। संवत 1922 में वे भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगाल में नए ढंग के सामाजिक, देश देशांतर संबंधी, ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि लिखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संभव है वे बंगला साहित्य से अनुप्रेरित हुए होंगे। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। किंतु दूसरे साहित्य के आदर्श पर अपने वास्तविक साहित्य का निर्माण नहीं होता। यानी किसी दूसरे देश का साहित्य हम देखकर अपने देश का साहित्य रचना चाहें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है, समाज अलग है, सब कुछ अलग है वहाँ का, तो इसीलिए वह नहीं होता। अपने युग की संवेदनाओं को आत्मसात करके ही भारतेंदु ने नए ढंग की साहित्य रचना का आरंभ किया। यानी इस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, है ना, तो उस समय उन्होंने उस साहित्य को रचा। नई आर्थिक व्यवस्था, पाश्चात्य शिक्षा, जीवन पद्धति के कारण इस देश की अपनी पहचान खो गई थी, पर इस अवरोध ने ही यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग को नए सिरे से अपनी पहचान करने के लिए बाध्य किया। यह पहचान नवीन और प्राचीन के अंतर्विरोध में की गई। इसे दूसरे शब्दों में पश्चिमीकरण और भारतीयकरण का विरोध भी कहा जा सकता है। इन दोनों की रस्साकसी काफी दिनों तक चलती रही। नवजागरण के अग्रदूतों ने पश्चिमीकरण के विवेक सम्मत परिवेश में अपनी संस्कृति को नए ढंग से संगठित करने का प्रयास किया है। इसके फलस्वरूप साहित्यकारों ने अतीत को सामने रखकर अपने को पुनः गौरवान्वित अनुभव किया और देश में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना को ठोस रूप दिया। आधुनिक काल का अधिकांश साहित्य अपने को पहचानने, पाश्चात्य बंधुओं से छुटकारा पाने का साहित्य है। महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आधुनिक काल का साहित्य कैसा है? आधुनिक काल का साहित्य अपने आप को पहचानने,
तथा पाश्चात्य बंधुओं से छुटकारा पाने का साहित्य। यानी उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का निवास था, अंग्रेज अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे थे, पर आधुनिक काल में जो साहित्य रचा गया, साहित्यकार थे वो अंग्रेजों के ही अधीन थे, उन्हीं के हिसाब से काम करते थे। तो है ना, उनसे छुटकारा पाने के लिए साहित्य की रचना की गई। अतीत के गौरव को इस देश की सभी भाषाओं में अभिव्यक्त किया गया। इस गौरव के मूल में पुनरुत्थानवाद न होकर नवीन जागरण ही क्रियाशील है। यानी पुरानी मान्यताओं को स्थापित न करके हमें नया करना चाहिए, नवीन जागरण, नया कुछ करने के लिए हमें क्रियाशील होना चाहिए। यदि कहीं पर इस पुनरुत्थानवाद की ध्वनि सुनाई भी पड़ी तो कालांतर में समाप्त हो गई। यानी पुरानी धाराओं को विकास करने के लिए कहीं ऐसी आवाज़ भी आई तो धीरे धीरे क्या हो गई, समय के साथ वह समाप्त हो गई, क्योंकि हमारे देश की जो परिस्थितियाँ थी वो भिन्न थी। क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पर निवास स्थान था, अंग्रेज यहाँ से व्यापार करते थे, तो सबकी समस्या एक क्या थी कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ और अपने देश में अपना राज्य स्थापित करो। राष्ट्रीयता इस काल का दूसरा मुख्य स्वर था। यानी क्या हुआ, सभी लोग धर्मों में जो विभाजित हुआ करते थे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई छोड़कर सभी एक हो गए, राष्ट्रीय हो गए, हिंदू हो गए, सॉरी भारतीय हो गए, सभी भारतीय धर्म में हो गए कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। सन 1947 तक क्या हो गया था, है ना, कि जब अंग्रेज यहाँ पर राज करने लगे, यहाँ के लोगों को इतनी तरक्की करने का मौका नहीं मिला, तो सब लोगों ने मिलकर सोचा कि अलग अलग वर्णों में, धर्मों में विभाजित होने से अच्छा है कि हम सब एक होकर, भारतीय होकर इस लड़ाई को लड़ें और यहाँ से इनको बाहर भगाएं। 1947 तक इसमें कहीं भी स्थिरता नहीं दिखाई पड़ती। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह स्वर आत्मलोचना में बदल गए। तो